Hello, myself Vivek Singh, Assistant Professor, Department of Political Science, University of Allahabad. Today we will discuss the theory of social contract. राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सामाजिक समझौता सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत माना गया है। यह सिद्धांत इसके पहले प्रचलित सिद्धांत दैवी उत्पत्ति तथा शक्ति सिद्धांत के खंडन स्वरूप आया। इसमें यह माना गया कि राज्य न तो दैवी प्रकाशना और न ही किसी शक्ति का परिणाम है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति जो है मानवीय प्रक्रियाओं के अर्थात मानवीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात इसमें यह माना गया कि जब राज्य नामक संस्था नहीं थी तो उसके पहले की अवस्था जो थी वह प्राकृतिक अवस्था मानी गई। इस अवस्था में कुछ विद्वानों ने इसे प्री सोशल यानी कि पूर्व सामाजिक अवस्था और कुछ विद्वानों ने इसे पूर्व राजनीतिक अर्थात प्री पॉलिटिकल मतलब सिचुएशन के रूप में इसकी व्याख्या की। यह माना गया कि यह स्थिति जिसमें राजनीति के पूर्व और समाज के पूर्व की जो अवस्था थी इसको प्राकृतिक अवस्था माना गया। यहाँ पर न तो राजनीतिक कानूनों का प्रचलन था और न ही सामाजिक कानूनों का। लॉक ने सामाजिक कानूनों की बात भले ही स्वीकार कर ली हो, परंतु जो है अन्य विचारकों ने इसको यह माना कि प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन अवस्था थी। ऐसी अवस्था के साक्ष्य जो है पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के साथ साथ जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा में भी दिखाई देते हैं। इसमें यह माना गया कि व्यक्ति जो है पृथ्वी की अराजक अवस्था से ऊब करके यानी कि उससे त्राही करके वह जो है क्या काम करता है, एक नया समझौता करता है और इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण करता है। इसके साक्ष्य जो है महाभारत में, रामायण में, त्रिपिटक में तथा जैन ग्रंथों में भी प्राप्त हुआ है। जैन विचारकों के अनुसार जो है अभाव के कारण दुखी होकर के मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य की स्थापना की। अर्थात फिर से रिपीट करता हूं, अभाव के कारण दुखी होकर के मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य की स्थापना की। अब पाश्चात्य संस्कृत परंपरा की बात करें तो सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। सोफिस्ट विचारधारा में भी इस तथ्य के समर्थन के बीच हम देख सकते हैं। सोफिस्टों ने माना कि मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से शक्ति तथा सामर्थ्य में असमान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो सबल व्यक्ति है वह निर्बल व्यक्ति को तंग करने लगता है और इस अराजक अवस्था से बचने के लिए ही लोगों ने आपस में समझौता किया और राज्य नामक संस्था का निर्माण किया। मध्य युग में की बात की जाए तो ट्यूटन विचारकों में भी इस विचारधारा के अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत की विचारधारा का समर्थन मिलता है। रिचर्ड हुकर ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में शांतिपूर्ण और संघर्षमय होने के कारण व्यक्तियों ने समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण किया। तो यह सारे सिद्धांत इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि वास्तव में राज्य का जो निर्माण हुआ है वह व्यक्तियों की स्वचेतना के अनुसार सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से राज्य का निर्माण हुआ है। लोगों ने अपनी परिस्थितियों से विवश होकर के आपस में जो है कोई संधि की और उस संधि के परिणाम स्वरूप राज्य नामक संस्था आती है। आधुनिक काल की जब बात की जाए तो इसके समर्थकों की भी संख्या अनेक रूप से मिलती है, परंतु 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में हाब्स लॉक तथा रूसो प्रमुख रूप से इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था यानी कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में इन तीनों विचारकों ने प्राकृतिक अवस्था तथा मानव व्यवहारों का सहारा लिया और इसी प्राकृतिक अवस्था तथा मानव व्यवहारों की इस व्याख्या में तीनों विचारकों के विचार भिन्न भिन्न भले ही रहे हों, परंतु उसका जो परिणाम आता है, उसका जो रिजल्ट मिलता है वह होता है राज्य। और राज्य क्या है, वह उस समस्त परेशानियों की, उस समस्त अराजकता की अवस्थाओं से मुक्त करने वाली संस्था के रूप में राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम जो है हॉब्स, लॉक तथा रूसो के व्याख्या जो है पृथक पृथक तरीके से करते हैं। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक लेवियाथन में 1651 में की। अब सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में हॉब्स की जो भी विचार आए वह किन परिस्थितियों में आए। अब आपको पता है कि 1651 का काल जो है वह ब्रिटेन के इतिहास में यह संघर्ष का दौर था, जहां पर एक तरफ लोकतंत्र के समर्थक और दूसरी तरफ राजशाही के समर्थक दोनों आपस में युद्ध की स्थिति में थे, क्योंकि दोनों को सत्ता स्थापित करने का संघर्ष चल रहा था। ऐसी स्थिति में क्योंकि हॉब्स राजशाही का समर्थक था, वह राजवंश से जुड़ा हुआ व्यक्ति था,
इसलिए उसका उद्देश्य था अपनी राजशाही को स्थापित करना, और इसी की वजह से उसने अपनी प्राकृतिक अवस्था में उस गृहयुद्ध के प्रभाव की चर्चा की। उसने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था की जो वर्णन किया, उसमें बताया कि वास्तव में हॉब्स का जो मानव है वो कैसा है, वो डरपोक है, कायर है, भीरू है, वह पाशविक प्रवृत्तियां रखने वाला है, क्योंकि वह अपने ऊपर जब बन पड़ती है तो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। अर्थात वह किसी की हत्या करना हो या किसी भी गलत कार्य की ओर अग्रसर होना हो तो उसका मानव जो है ऐसा कार्य करने से नहीं बचेगा। और जब इन मानवों की वजह से प्राकृतिक अवस्था का निर्माण होगा तो वह प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी, पाशविक होगी, क्रूर होगी, और कहीं भी दया का नाम निशान नहीं होगा। माइज इट राइट का कॉन्सेप्ट होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा वह अपने हितों को संरक्षित कर लेगा, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है उसके हित जो है समाप्त हो जाएंगे, और इन्हीं परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन का संकट प्रारंभ हो जाएगा। और इस परिस्थिति से बचने के लिए, क्योंकि यह वातावरण कैसा बन जाएगा, अराजक वातावरण बन जाएगा, और जब व्यक्ति के जीवन की रक्षा ही नहीं होगी तो व्यक्ति अपने इस रक्षा के लिए क्या करेगा, चिंता करेगा, और उसी चिंता का परिणाम आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सभी लोगों ने आपस में मिलकर के यह निर्णय लिया कि हम अपनी समस्त शक्तियां किसी अमुक व्यक्ति और संस्था को सौंपते हैं, और इस शर्त पर सौंपते हैं कि आप भी ऐसा करेंगे। और जब हम अपनी समस्त शक्तियां उस व्यक्ति को सौंपेंगे या उस संस्था को सौंपेंगे तो वह जो है एब्सोल्यूट पावर गेन करेगा, और उस पावर की वजह से ही वह हमारे ऊपर शासन करेगा। और जब हम यह करने का प्रयास करते हैं तो इसी एब्सोल्यूट पावर को लेकर के स्टेट की ओरिजिन हो जाती है, राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। एक बात और ध्यान देने की है कि जब समझौता हो रहा है तो वहां पर राज्य नहीं मौजूद है, क्योंकि राज्य कब आ रहा है, समझौते के बाद आ रहा है। अर्थात यह समझौता किसके बीच हो रहा है, उस सामाजिक अवस्था की लोगों के बीच में हो रहा है। अर्थात यह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता है, जिसको आणविक समझौता या एटॉमिक कॉन्ट्रैक्ट की बात को कहा गया है। अब इसमें यह कहा गया कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करके एक तीसरा मानव बनाता है, या तीसरा जो है अमुक व्यक्ति या संस्था बनाता है, तो वह तीसरा अमुक व्यक्ति या संस्था जो होगा वह इन दोनों के बीच के समझौते का पार्ट नहीं है। उसी प्रकार से राज्य जो है समझौते की शर्त में शामिल नहीं है। और जब आप किसी को शर्तों के अधीन नहीं रखते हैं तो वो क्या करता है, वो एब्सोल्यूट पावर गेन करता है, और यह एब्सोल्यूट पावर राजनीति गेन की, और राज्य के पास जो है शक्ति आती है, और उस शक्ति का प्रयोग करके वह जो है अब दूसरे के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस काम के पीछे हॉब्स की यह अवधारणा भी सफल होती है कि वह अपने राजशाही को जो एब्सोल्यूट पावर देना चाहता है, जिस राजशाही को बनाए रखना चाहता है, उसके समर्थन में अपने तक गढ़ लेता है। अब यह देखा गया कि वास्तव में क्या हॉब्स के यह विचार संयमित हो रह सके, इसके बारे में और वर्णन लॉक ने किया। लॉक ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताने के लिए टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, उसकी किताब का नाम था, जिसकी रचना उसने 1690 में की। 1690 में उसने अपनी किताब का नाम टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में किया। ठीक, अब ये देखा कि 1690 का काल कौन सा काल है, 1688। सामाजिक समझौता सिद्धांत की दूसरी विचारक जॉन लॉक, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी कि सामाजिक समझौता सिद्धांत अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में दिया। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट का जो रचना काल है वह 1690 है, 1690। अब ये आप देखते हैं कि वास्तव में अब कालक्रम की चर्चा की जाए तो 1688 यानी कि 1680 में आपको ये पता है कि ब्रिटेन में कौन सा काल था, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति का काल था। इस समय क्या हुआ था, क्योंकि मैंने परिस्थितियों की चर्चा हॉब्स के संदर्भ में की, तो लॉक भी अपनी परिस्थितियों का ही दास रहा, और इसकी चर्चा आप इससे समझ सकते हैं। क्योंकि 1688 वो काल था जहां पर गौरवपूर्ण क्रांति होती है, अर्थात लोकतंत्र के जो समर्थक थे उनकी मांगों को राजा ने स्वयं स्वीकार कर लिया और अपने अधिकारों में कटौती करने की बात स्वीकार की। अर्थात क्या हुआ, एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई भी रक्त नहीं बहाया गया, और राजशाही जैसे प्रभुत्व शक्तिशाली संपन्न राजा ने अपने अधिकारों में स्वयं कटौती करने की बात स्वीकार की, इसलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया है। अब जो विचारक इन परिस्थितियों में पैदा होगा वह मानव का स्वभाव कैसा मानेगा, चाहे वह राजा के संदर्भ में हो चाहे लोकतांत्रिक समर्थनों की बात की जाए, तो उसका मानव कैसा होगा, विवेकवान होगा, उसका मानव समझदार होगा, वह अपने शुभ और अशुभ को जानने की
जानने वाला होगा, ऐसी स्थिति में उन मानवों की जो प्राकृतिक अवस्था होगी वो कैसी होगी? वो शांतिपूर्ण अवस्था होगी, वह सद्भावना की अवस्था होगी, वहां पर सहिष्णुता पाई जाएगी और ऐसी स्थिति में लोग अपने सामाजिक नियमों के माध्यम से अपना जीवन संचालित करेंगे। सामाजिक नियम क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि क्योंकि राज्य तो है नहीं, दो तरह के नियम होते हैं, या तो सामाजिक नियम या तो राज्य के नियम। क्योंकि राज्य है नहीं प्राकृतिक अवस्था में, तो वहां पर राजनैतिक अवस्था नहीं है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक नियम काम कर रहे थे, उसको आप प्राकृतिक नियम भी कह सकते हैं। तो लॉक ने कहा कि वास्तव में उसकी जो सामाजिक अवस्था थी, उसकी जो प्राकृतिक अवस्था थी, वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित हो रही थी। तो फिर समस्या कहाँ आई? जब मानव इतना अच्छा है, उसकी सामाजिक प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी है, तो समस्या क्यों रही जिससे हमने राज्य की उत्पत्ति की? तो इस बात को जानना आवश्यक है कि मान लीजिए समाज के सभी लोग प्राकृतिक नियमों से संचालित होते हैं, लेकिन हर मनुष्य समान नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति उन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता हो, या प्राकृतिक नियमों की व्याख्या कौन करेगा, या उल्लंघन करने वालों को दंड कौन देगा, ऐसी ही परिस्थितियां उस प्राकृतिक अवस्था में आई। अर्थात यह देखा गया कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए कि जो लोगों के प्राकृतिक राजनीतिक नियमों की व्याख्या करे और जो लोग उसका उल्लंघन करें उनके लिए दंड निर्धारित करें, ऐसी संस्था की आवश्यकता थी और इसके लिए लोगों ने आपस में समझौता किया। अब उसकी 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ट्रीटीज का मतलब होता है समझौते या संधियां, अर्थात किताब के नाम से ही आपको ये क्लियर हो रहा कि इसमें 2 संधियां की गई, 2 ट्रीटीज। वो 2 संधियां कैसी थी, 2 ट्रीटीज कैसी थी? पहली ट्रीटी हुई कि लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि वास्तव में हम आपस में समझौता करके एक सभ्य समाज या सिविल सोसाइटी का निर्माण करेंगे और यह सिविल सोसाइटी ही इस बात की व्याख्या करेगी कि वास्तव में समाज के या राज्य के नियम कौन होंगे। फिर उस सभ्य समाज के लोगों के आपसी समझौते का परिणाम क्या होगा? राज्य की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी कि पहला जो समझौता होगा समाज के लोगों में होगा और उस समझौते से सभ्य समाज निकल करके आएगा और फिर सभ्य समाज आपस में समझौता करके राज्य का, तो सभ्य समाज और राज्य के बीच में समझौता होता है। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति हमने क्यों की है? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक अधिकार थे, यानी कि जिनके आधारों पर वह सामाजिक व्यवस्था चल रही थी, वो प्राकृतिक अधिकार क्या थे? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। इसकी लॉक ने मुख्य रूप से व्याख्या की और कहा कि यदि जो है राज्य लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी यानी कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा राज्य करता है, तो हम राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। अर्थात सभ्य समाज और राज्य के बीच में जो समझौता हो रहा है वो सशर्त समझौता है। उसके बीच में एक शर्त है कि राज्य जब तक हमारे इस प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करेगा तभी तक हम राज्य की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जिस दिन राज्य हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया उस दिन हम क्या करेंगे? उस राज्य का विरोध करेंगे। अर्थात लाक का जो राज्य है, लाक ने जो स्टेट की ओरिजिन की, वह जो है एब्सोल्यूट पावर नहीं रखती है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट या लिमिटेड पावर के रूप में आती है और यही तो उसका उद्देश्य था। क्योंकि वह अपने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का जो 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था उसको वो क्या करना चाहता था? वो सिद्ध करना चाहता था कि जहां पर प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना हो और जो एब्सोल्यूट पावर गवर्नमेंट की हो वो थोड़ी लिमिटेड हो जाए और इस चीज में लाक जो है सफल होता है। तो यह देखा गया कि प्राकृतिक अवस्था का वर्णन लाक ने इस रूप में किया। सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीसरे विचारक रूसो, जिन्होंने सामाजिक समझौता किया, जिसकी रचना उन्होंने 1762 में 1672 में की। अब ये देखा गया कि हॉब्स और लॉक की ही भांति रूसो के पास कोई राजनीतिक समझौते का या अपने सिद्धांत को देने का कोई उद्देश्य नहीं था। आपको पहले ही बताया कि हॉब्स के पास भी एक उद्देश्य था और लॉक के पास भी उद्देश्य था। ऐसा उद्देश्य रूसो के पास कुछ भी नहीं था। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारक था और वह अपने उस प्राकृतिक स्वभाव का वर्णन अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में निकल करके आ जाता है। रूसो ने अपने इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या में कहा कि मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है और वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अर्थात मानव प्रकृति गोद में निश्चल रूप से, निर्मल रूप से, प्राकृतिक रूप से खेलता कूदता है और अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। और प्रकृति की क्या वो है? गुणवत्ता है कि प्रकृति सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है, सॉरी इच्छा की नहीं आवश्यकता की। क्योंकि जब हम इच्छा पूर्ति करेंगे तो प्रकृति कमजोर पड़ जाती है।
तो इस बात की व्याख्या रूसो ने अपने सिद्धांत में की और उसने माना कि मानव स्वभाव में जो भी कमियां हैं वह उसकी मानवीय अवस्था की देन है, अर्थात सामाजिक अवस्था की देन है। क्योंकि मनुष्य जो है निर्मल, निश्चल और पवित्र होता है, उसके अंदर जो भी बुराइयां हैं उसकी समाज के परिवेश की बुराइयां होती हैं। इसीलिए वो कहता है कि स्वतंत्र पैदा है, लेकिन जकड़ कहाँ जाता है? इस सामाजिक परिवेश में जकड़ जाता है। तो इस बात की व्याख्या करने के लिए उसने अपने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। अब क्योंकि वह प्रकृतिवादी विचारक है तो वह अपने मानव की व्याख्या कैसे करा? वह प्राकृतिक मानव की तरह करेगा। व्यक्ति प्रकृति में निर्विवाद रूप से, निश्चल रूप से, निष्काम भाव से घूमता है और अपनी आवश्यकताएं प्रकृति से पूरी करता रहता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब व्यक्ति के अंदर ग्रीड या लालच आकर के बैठ जाती है। तो प्राकृतिक अवस्था उसकी कैसी है? लोगों के मन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति से जुड़ाव का कारण बनती है और व्यक्ति अपनी समस्त कार्यों की पूर्ति करता है। कोई किसी से बैर भाव नहीं रखता, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता है। हर व्यक्ति अपने काम को कर रहा है और मस्त होकर के, मतवाला होकर के प्रकृति का आनंद ले रहा है। लेकिन अब समस्या आती है जब किसी एक व्यक्ति के मन में, क्योंकि प्राकृतिक विकास के साथ साथ क्या हुआ, लोग प्राकृतिक अवस्था से निकल करके सामाजिक अवस्था में आते हैं और ऐसी स्थिति में कृषि का विकास होता है। कृषि के विकास के साथ साथ ही लोगों को जमीन या लैंड की रिक्वायरमेंट होती है और उसी रिक्वायरमेंट या उस ग्रीड ने लोगों के मन में लालच भरी, अर्थात संपत्ति ही वो कारण है जो व्यक्ति की सामाजिक बुराइयों की देन बन जाता है। वह पहला व्यक्ति जो किसी एक क्षेत्र को घेरा, मान लीजिए ए नामक कोई व्यक्ति है, इसने एक क्षेत्र को घेर लिया और कहा ये मेरी है, दिस इज माइन। और क्या हुआ? समाज के अन्य लोगों ने इस बात की मान्यता दे दी, हाँ यह आपकी है। और ऐसा केवल ए ही नहीं करेगा, इस समाज में रहने वाली बी, सी, डी एंड सो ऑन जो भी है वो सब भी ऐसा ही करेंगे। और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि प्रकृति के वही संसाधन जो सबकी आवश्यकताएं पूरी कर रहे थे वो कम पड़ जाएंगे और लोगों में आपस में संघर्ष होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के संसाधन क्या है? सीमित है और लोगों की आवश्यकताएं क्या है? वो समान है, सबको वही चीजें चाहिए, सबकी जरूरतें एक जैसी हैं। इसलिए यहाँ पर क्लैश हो जाएगा और सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे और ऐसी प्राकृतिक अवस्था जो है क्या होगी? वह अराजक अवस्था के रूप में बदल जाएगी। अब इस अराजक अवस्था को व्यक्ति बहुत दिन तक नहीं झेल सकता, क्योंकि वो क्या है? वो प्रेमी आदमी है, वो शांत प्रिय व्यक्ति है। उसका मानव स्वभाव कैसा है? अच्छा है, क्योंकि वह शांति चाहता है और इसी शांति की प्राप्ति के लिए सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि इस अराजक अवस्था से कैसे निकला जाए। तो उन लोगों ने आपस में यह समझौता किया कि हम सभी अपने सभी अधिकार अपने आप से इस बात का निर्णय लेते हैं, हम किसी एक व्यक्ति या संस्था को अपने अधिकार नहीं सौंपेंगे, हम अपने सारे अधिकार अपने आप को ही सौंपेंगे। जो सबकी इच्छा से हो जाए वह कार्य करेंगे और इसी सबकी इच्छा वाली भावना ही सामान्य इच्छा की बात करता है, जिसे जनरल विल कहा गया। यह जनरल विल किसी एक की इच्छा नहीं, वह उस समाज के संपूर्ण समूह की इच्छा है। यानी कि जनरल विल 1, जनरल विल 2, इस सबकी इच्छाएं जब जुड़ती हैं तो जनरल विल का निर्माण हो जाता है और यह सामान्य इच्छा में सबकी इच्छाएं समाहित होती हैं। और इस इच्छा का क्या परिणाम हुआ कि सभी लोगों ने अपनी इच्छा से एक समूह को अपनी समस्त शक्तियां सौंपी और उस समूह के समस्त आदेशों को स्वयं पालन करने का निर्णय लिया। अर्थात हम अपनी शक्तियां स्वयं को सौंपते हैं और खुद के ही अधीन रहने का निर्णय लेते हैं। अर्थात जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट या जिस सामान्य इच्छा की अवधारणा रूसो ने दी, उसी ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नींव को स्थापित कर दिया। और आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो विकास हुआ, या लोकतंत्र के जो भी मूल्य स्थापित हुए, वह रूसो के इसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सामान्य इच्छा के माध्यम से लोगों ने राज्य के विरोध के अधिकार के संदर्भ में बात की कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति राज्य का क्या विरोध कर सकते हैं हम, लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि क्या व्यक्ति अपनी ही इच्छा का विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि या तो आप अपनी मन की बात मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। और जब आपने ही यह स्वीकार कर लिया कि हम अपने समस्त कानून अपने ऊपर आरोपित करते हैं, तो कोई भी अपनी आत्मा की आवाज का विरोध नहीं करता। इस प्रकार से उसने विरोध के अधिकार देते हुए भी विरोध का अधिकार समाप्त कर दिया। और इस बात का आक्षेप रूसो के ऊपर लगाया गया कि रूसो ने अपने मानव स्वभाव या प्राकृतिक अवस्था की शुरुआत जो लाभ से शुरू की,
यानी कि उसने डेमोक्रेसी की जिस स्थापना की शुरुआत लॉक से की, लेकिन अंततः वह कहां पहुंच जाता है, वह हॉब्स पर पहुंच जाता है, क्योंकि वह विरोध का अधिकार व्यक्ति से छीन लेता है। इस प्रकार जिस जो है जनरल बिल की स्थापना वह करता है, वह जनरल बिल धीरे धीरे प्रभुत्व संपन्न शक्तिशाली संस्था का निर्माण कर देता है। अब ये देखा गया कि वास्तव में सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो विचारक थे, चाहे हॉब्स रहे हो, लॉक रहे हो, रूसो रहे हो, उनके सारे विचारकों का जब हम मंथन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो कुछ विशेष प्रमुख मान्यताएं निकल करके सामने आती हैं। वो मान्यताएं क्या है? अब ये देखा गया कि इस बात की स्पष्टता दिखाई देने लगी कि वास्तव में राज्य एक स्वाभाविक संस्था न होकर के, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन न होकर के, या आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में निकल के आया, एक कृत्रिम संस्था निकल करके आई। अर्थात राज्य न तो ईश्वर की देन है और न तो किसी शक्ति का परिणाम है, वरन क्या है, ये लोगों के आपसी समझौते का परिणाम है। अब ये देखा गया कि राज्य की शक्ति का आधार क्या है? डिवाइन पावर नहीं, मैन पावर नहीं, फोर्स पावर नहीं, व्यक्ति की सहमति है, आदमी की अपनी इच्छा है, ओन डिजायर है। इसके पहले प्राकृतिक अवस्था की जो बात की जा रही थी, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था की जब बात की रही तो राजनीतिक व्यवस्था का अभाव देखा जा रहा है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। यह कहा गया कि जब राज्य नहीं था, इस बात की भी प्रमाणिकता मिलती है कि जब राज्य नहीं था तब हम अपना जीवन कैसे बिताते थे, तो प्राकृतिक नियमों से प्राकृतिक अवस्था में चलाए जा रहे थे। प्राकृतिक अवस्था से, अपने कष्टों से या प्राकृतिक अवस्था में होने वाली सुविधाओं से बचने के लिए, भाई असुविधाएं हो रही थी प्राकृतिक अवस्था में, उस असुविधाओं से बचने के लिए लोगों ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करके राज्य का निर्माण कर लिया। अब ये देखा गया कि अब इस सिद्धांत ने क्या किया कि वास्तव में समझौते के बाद जो प्राकृतिक नियमों का स्थान किसने लिया? राजकीय नियमों ने ले लिया। अर्थात इन राजकीय नियमों को बनाने का दायित्व किसके हाथ में आया? लोगों के हाथ में आया। अर्थात लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण भी हो रहा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की मूल मान्यताओं के बाद यह देखा गया कि वास्तव में हॉब्स, लॉक और रूसो ने जो भी व्याख्या की, इन समस्त व्याख्याएं आलोचना से बच न सकी, और यह आलोचना अनेक विचारकों के द्वारा की गई। अब इसकी ऐतिहासिक आधार पर, कानूनी आधार पर और दार्शनिक आधार पर इसकी आलोचनाएं की गई। जब हम ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत की कसौटी पर कसते हैं, तो हम यह देखते हैं कि इतिहास क्रम में कोई भी ऐसा समाज हमें नहीं मिला हो, जैसे यदि हम आदि मानव की बात की जाए, जिस प्राकृतिक अवस्था में हम व्यक्ति को क्रूर, निर्दयी, प्राकृतिक अवस्था में पाशविक मानते थे, उसमें ऐसा एकाएक ज्ञान कहां से आ गया कि उसने समझौता करके राज्य नामक आदर्श संस्था का निर्माण कर दिया। यह तथ्य हमें ऐतिहासिकता में कहीं भी प्रमाणित रूप से नहीं मिलते हैं। कानूनी दृष्टिकोण की जब बात की जाए तो वास्तव में कहा जाता है कि कानूनी दृष्टिकोण से कानून या नियम, हम उन्हीं नियमों को हम कानूनी वैधता प्रदान करते हैं जिसको कौन वैधता देता है? राज्य वैधता देता है। जब राज्य है ही नहीं तो इस कानून की व्याख्या या इस समझौते की शर्तों को पूरी तरह से नियम विरुद्ध मान लिया जाएगा। और दूसरी बात यह कही जाती है कानूनी दृष्टिकोण से कि जब कोई कानून पूर्ण रूप से तभी लागू होता है जब सबकी सहमति या वैधता, लेजिटिमेसी जो है सबकी प्राप्त हो। और सामाजिक समझौता सिद्धांत पर यह आरोप लगाया गया कि मैं किसी भी कानून का पालन क्यों करूं जिस कानून या जिस समझौते को मेरे परदादा ने किया हो, अर्थात मेरी 3 पीढ़ी पहले अगर किसी ने समझौता किया है तो उस समझौते का पालन मैं आज क्यों करूंगा। इस स्तर पर जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम नहीं कस पाए। दूसरा यह था दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर यह कहा जाए तो वास्तव में इसने व्यक्ति और राज्य के बीच एक गलत संबंध की स्थापना कर दी। क्यों गलत संबंध की स्थापना की? क्योंकि यह क्या है, राज्य क्या है, एक कल्याणकारी संस्था है। जब व्यक्ति राज्य का निर्माण स्वयं करेगा, जब राज्य को मानवीय संस्था बना देगा तो यह राज्य की सदस्यता अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक हो जाएगी। क्योंकि हम जब कोई वस्तु बनाएंगे तो हमारी इच्छा है कि हम उसका उपयोग करें या ना करें। तो राज्य ऐसी संस्था नहीं है कि हम उसकी सदस्यता चाहे लें चाहे ना लें, ऐसा हम नहीं कर सकते। यह दृष्टिकोण जो है दार्शनिक रूप से गलत मान लिया जाता है। ब्लंसली ने तो इसके ऊपर आरोप लगाया और कहा यह सिद्धांत खतरनाक है क्योंकि व्यक्ति को अधिक महत्व देने से क्या होता है, अराजकता का समर्थन हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति का ही स्वरूप क्या होता है, अराजक हो जाता है। और आज भी यदि जो है हम व्यक्ति को एब्सोल्यूट पावर दे दें,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना दे तो हम अधिनायकवादी शासन या डिक्टेटरशिप की ओर भी राज्य को ले जा सकते हैं, जो कि राज्य के आदर्श स्वरूप के विरुद्ध है। अब ये कहा गया कि वास्तव में राज्य की स्थापना के पूर्व ही जिस प्राकृतिक अधिकार की आप बात करते हैं, तो यह कल्पना भी गलत है और ग्रीन ने इसको कहा कि यह कल्पना पर आधारित है। यह कपोल कल्पना क्यों ग्रीन ने कह दिया? क्योंकि अधिकारों का जन्मदाता कौन है? समाज है, परंतु उसे मान्यता कौन देता है? उसे राज्य मान्यता देता है या राज्य लागू करता है। जब राज्य है ही नहीं तो अधिकारों को लागू कौन करता है? इस आधार पर भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का खंडन किया गया। अब ये देखा गया कि वास्तव में यह परिकल्पना इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कहा गया कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति की स्थिति क्या मान ली गई है? एक जैसी मान ली गई है, चाहे वो हाउस की प्राकृतिक अवस्था हो, चाहे लाख की प्राकृतिक अवस्था हो, चाहे रूसों की प्राकृतिक अवस्था हो। प्राकृतिक अवस्था के समय में सभी व्यक्ति समान रूप से उसका उपभोग कर रहे हैं, यानी कि सभी व्यक्ति समान है। और अरस्तु ने अपने विचारों में इस बात को स्पष्ट किया कि समानता प्राकृतिक नहीं हो सकती है, समानता असमानता ही सदैव प्राकृतिक होती है, क्योंकि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया है। प्रकृति ने किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को बहुत बुद्धिमान बनाया, किसी को मंद बुद्धि बनाया। अर्थात जब प्रकृति ही डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, प्रकृति ही असमानता स्थापित कर रही है, तो प्राकृतिक अवस्था में सभी समान कैसे हो सकते हैं? इसलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम यह मानते हैं कि इसमें कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। कोई भी सिद्धांत कुछ कमियां भले ही इसमें ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से, जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसमें कुछ कमियां भले ही हमने देखी, परंतु क्या हम यह मान लें कि यह सामाजिक समझौता सिद्धांत महत्वहीन है? ऐसा हम नहीं कह सकते। यह गलत होगा, अतार्किक होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत के महत्व की जब चर्चा की जाए तो ये देखा कि यही वह सिद्धांत था जिसने रूढ़िवादी परंपरा से व्यक्ति को बचाया, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा में जो चलता आया था, हम वह सही हो या गलत हो उसको हम स्वीकार करते थे। इसने इस बात का खंडन किया। हम अपने विवेक के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इसने दैवी तथा अधिनायकवादी शक्तियों से राज्य की रक्षा की। लोकतंत्र के विकास में भी इसने योगदान दिया। हेनरी मैन ने इस बात का स्पष्ट समर्थन किया कि इस सिद्धांत में राज्य को मनुष्य निर्मित संस्था बना करके निरंकुश सत्ता का विरोध किया और लोकतंत्र के विकास में सहायता की। हेनरी मैन का यह कथन लोकतंत्र के समर्थन में और अधिनायकवाद की सुरक्षा से यह महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आता है। लोकतंत्र के आधारभूत मान्यताएं, वह आधारभूत मान्यताएं क्या हैं? संप्रभुता, समानता, भातृत्व और बंधुत्व। इस भावना को सामाजिक समझौता सिद्धांत ने बल प्रदान किया और व्यक्ति को महत्व देता है, क्योंकि यह इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। जब व्यक्ति इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट की बात करता है तो ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों पर बल देकर के वह मानव गरिमा को, ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करने की बात करता है। अर्थात विचारों के केंद्र में मानव आ जाता है और संप्रभुता की धारणा का भी विकास होता है। हाब्स ने वैधानिक संप्रभुता की बात की, लाक ने राजनीतिक संप्रभुता की बात की और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की बात की। तो संप्रभुता की ये जो विविध तथ्य हैं, यह सामाजिक समझौता सिद्धांत के ही माने गए। तो इस प्रकार सामाजिक समझौता सिद्धांत भले ही पूर्ण प्रामाणिक सिद्धांत न हो, फिर भी उसने जो मत दिए, जो उसने सिद्धांत दिए, उन्हीं सिद्धांतों के दम पर आज विश्व व्यवस्था में जो है लोकतंत्र की नींव जो है मजबूत हो सकी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की जाए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की जाए, तो जिसमें व्यक्ति की इच्छा के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाने की बात की जाती है, ऐसे सिद्धांतों को बल मिला सामाजिक समझौता सिद्धांत से। इसलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य के उत्पत्ति के महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया।